morning, students. In today's lecture, we are going to learn about the objectives of New Economic Policy 1991. In the last lecture, I have given you all the overview of the chapter, okay, that what was the circumstances under which the new economic policy was introduced and what were the components of new economic policy, which is very important. So let us take a quick review of the chapter and then we will be starting with the objective. See, in the starting of 90s, the Indian economy was facing a crisis. Okay, the Indian economy में जो बहुत सारे क्राइसिस फेस कर रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो बहुत बढ़ गया था. ओके, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आता है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है. देन उसके बाद गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था, ओके, वो बढ़ गया था, रेवेन्यू कम हो गया था, मतलब गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो रहा था और इनकम कम था. तो गवर्नमेंट का जो खर्चा था वो डिफेंस पे था, देन सब्सिडी दे रही थी, इंटरेस्ट भर रही थी, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस था दैट वाज मोर. एंड देन ऑल्सो गवर्नमेंट व्हाट विल से रिजर्व वेन एवर यू आर ट्रेडिंग विथ अदर कंट्री. वैसे तो वी वर नॉट ट्रेडिंग फ्रीली, वी वर ट्रेडिंग अंडर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस. मतलब हम लोग फ्रीली ट्रेड नहीं कर रहे थे फॉरेन कंट्री से, हम बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस, मतलब बेसिक एसेंशियल चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था. तो इसके लिए भी आप जब भी फॉरेन कंट्री में ट्रेड करते हो तो आपको उनके रिज़र्व से ट्रेडिंग करनी होती थी. तो हमारे पास रिज़र्व ही नहीं था, मतलब फॉरेन करेंसी ही नहीं थी कि हम एक हफ्ते या 15 दिन का भी इंपोर्ट कर सके. तो इंडियन जो इकोनॉमी था वो बहुत ही क्राइसिस में थी. सो जिसके वजह से इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ न्यू पॉलिसी जिसके मदद से हम इस क्राइसिस से ऊपर आ सके. तो एक जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी दैट वाज introduced in 1991. Actually it was the policy was framed in 1985 only, लेकिन it came into action in 1991. ओके, क्योंकि जब कंडीशन एकदम वर्स्ट हो गया था कि अब अगर नहीं एक्शन लेते तो इकोनॉमी बहुत ही बुरे सफ़र करती थी, इस वजह से ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड की गई थी. सो दिस वाज द रीज़न बिकॉज ऑफ विच इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड. एंड उसके कॉम्पोनेंट्स है, कॉम्पोनेंट्स वे लाइक लिबरलाइजेशन, लिबरल होना. एक पर्सन अगर लिबरल है, फ्री है इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए कि उसको जितना कैपेसिटी, अगर उसके प्रोडक्ट का डिमांड है सो ही कैन इंक्रीज इज कैपेसिटी. अर्लियर इट वाज नॉट अलाउड. ओके, then there were lots of procedure if you importing and exporting the basic essential item, because of which there were no exporters and importers entering into the export import market. okay, then बहुत सारे फॉर्म्स के अंदर MRTP एक्ट लगा के रखा था कि अगर आप वो जो जिस फॉर्म में बहुत कैपिटल होता है, मतलब पैसा होता है, वो MRTP में आते हैं. MRTP में आने का मतलब है कि आप एक्सपांड करो, एस्टैब्लिश करो, मर्जर करो, तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, जिससे वजह से इंडस्ट्री स्लो हो जाती है, ग्रो नहीं होता. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था राइट कि एडम स्मिथ ने बोला था कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट का लीस्ट इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, जो कि इस चैप्टर में एप्लीकेबल है कि ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ही ना करे, इट शुड सुपरवाइज बट इट शुड नॉट कंट्रोल. ओके, बिकॉज एक्सेस ऑफ कंट्रोल वो हमारे इकोनॉमी को बढ़ने नहीं दे रहा था, तो उसका कम करना ज़रूरी था. ओके, मिनिमम आई कैन से कंट्रोल शुड बी देयर, सुपरविजन शुड बी देयर. ओके, देन इस तरीके से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है. इफ़ यू इम्पोर्टिंग एक्सपोर्ट देवर कोटा सीलिंग्स, तो जिसके वजह से इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट एबल टू सर्वाइव थ्रू सेल्फ सफिशिएंट पॉलिसी. तो बिकॉज ऑफ दैट components were introduced like liberalization, privatization and globalization, which I have explained you all in the last lecture. The liberalization मतलब person is free, privatization means transfer of ownership from public to private, and globalization means free flow of goods and service, मतलब easily खरीदना या बेचना. okay, अभी we'll be seeing the objective. okay, the first objective is to plunge द इंडियन इकोनॉमी, मतलब निकालना, उसको कहाँ पे लेके जाना, ग्लोबलाइजेशन. मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन में ले जाना. ग्लोबलाइजेशन मतलब आप फॉरेन कंट्री को बेचो भी और खरीदो भी, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का टारगेट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट. जो हमारे पास अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो तो वी कैन अर्न अ फॉरेन करेंसी विच इज़ वेरी गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था
कि इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन मतलब आप फ्रीली ट्रेड करो फॉरेन कंट्री से, खरीदो या बेचो, ओके, ज़्यादा करके बेचो। देन टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का रेट जो है वो कम करना, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बढ़ना अच्छा नहीं होता, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल। देन टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होता है रेवेन्यू के कंपैरिजन में, ओके, तब उसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसको रिड्यूस करना। टू अक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो देश में पैसा आएगा, देश में पैसा आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। To build sufficient foreign exchange reserve, because whenever you are trading with foreign countries you need to do trading in their reserve, okay, so उसको sufficient save करके रखना ताकि उसकी scarcity ना हो। Then to achieve economic stabilization and to reduce fiscal deficit, economic stable करना, because economic stable नहीं था, हमारा expenditure was more, okay, तो उसको stabilize करना। fiscal deficit भी जब गवर्नमेंट का spending जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं fiscal deficit, okay। Then to establish international trade relation, free flow of goods and services without any restriction, आप फॉरेन कंट्री से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखो जिससे आप फ्रीली ट्रेड कर सको बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के। टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर दे आर मतलब दे कैन एफिशिएंटली डू द बिजनेस या प्रोडक्शन बिकॉज दे हैव अ कैपिटल, ओके। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कैपिटल से लैक करती है क्योंकि गवर्नमेंट को वेलफेयर करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। वेयर इज प्राइवेट सेक्टर, इनके पास कैपिटल होता है, इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ओके। तो गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइज्ड हो जिससे इकोनॉमी ग्रो करे, ओके, डेवलप करे। नाउ फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, द फर्स्ट इज डी लाइसेंसिंग, इट मीन्स एबॉलिशन, एबॉलिशन मतलब निकालना, रिड्यूस करना, ओके, ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस रिक्वायर्ड टू कैरी एनी बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मतलब पहले कोई भी बिजनेस करना होता था या इंडस्ट्री को मर्ज करना, एक्सपांड करना तो लाइसेंस लेना पड़ता था, जिससे इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही थी, स्लो हो जाती, ओके। ऑल इंडस्ट्री एक्सेप्ट 18 स्पेसिफाइड इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, जो कि कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड टू टेक लाइसेंस, ओके, सिर्फ उनको लाइसेंस लेने के लिए कंपलसरी किया, बाद में वो भी रिड्यूस कर दिया। एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनली द फॉलोइंग 4 इंडस्ट्री रिक्वायर कंपलसरी लाइसेंसिंग, अभी खाली 4 इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनको कंपलसरी लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। उसमें से आता है इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट बनाते हैं डिफेंस का या जो एरोप्लेन के पार्ट्स बनाते हैं उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। देन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, हजार्डस केमिकल्स जो होते हैं, ड्रग्स होते हैं, फार्माक्यूटिकल जो मेडिसिन्स बनाते हैं, सिगरेट्स बनाते हैं, ये सब लोगों के लाइफ से जुड़े होते हैं, इनसे ये सब इसीलिए इन सब के लिए कंपलसरी लाइसेंस लेने की जरूरत। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मतलब दे ऑल आर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द पीपल, सो खाली इन 4 इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू टेक अ लाइसेंस, ओके। देन एबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज होते हैं जिनमें पैसा ज़्यादा होता है, करोर्स के ऊपर कैपिटल होते हैं, 100 करोर्स के ऊपर, ओके, ऐसी कंपनीज या ऐसी इंडस्ट्रीज MRTP एक्ट में आती है। तो ऐसी कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ को अगर वो अगर वो मर्ज होती है, मतलब दो मिल के एक, जैसे अभी वोडाफोन और आइडिया हो गया, मर्जर जिसको बोलते हैं, एक्सपांशन हो गया, एस्टैब्लिशमेंट हो गया, तो ये MRTP एक्ट के अंदर आते हैं। तो MRTP के एक्ट के अंदर आने से क्या होता है, इनको अप्रूवल लेना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो इनका फंक्शन है वो स्लो हो जाता है। तो ये सब अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल के ग्रोथ को, प्रोसीजर स्लो करते हैं, तो जिसकी वजह से ये MRTP एक्ट भी क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द MRTP एक्ट, इट वॉज कंपल्सरी फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज, बड़े बड़े, टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एस्टैब्लिश करने के लिए, मतलब नया एक्सपांड करने के लिए, मर्ज करने के लिए। दिस रिजल्टेड इन स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसकी वजह से इनका जो ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाता है। एबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट हैज़ एनकरेज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अभी ये एबॉलिश कर दिया, मतलब जो MRTP एक्ट है इसको एबॉलिश कर दिया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्ट, ओके। नाउ एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल सेक्टर, द गवर्नमेंट एनकरेज्ड स्मॉल सेक्टर, कॉटेज इंडस्ट्रीज, देन विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल, ऐसे छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट एनकरेज करती है। कैसे, क्यों करती है, यूनिट्स टू अटेन अ हायर ग्रोथ रेट, ताकि ये ज़्यादा ग्रो कर सके, बंद ना हो, क्योंकि छोटे मोटे इंडस्ट्री
ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल दे आर सपोज टू बी क्लोज डाउन। ओके, तो गवर्नमेंट इनकी मदद करती है ताकि ये इंडस्ट्री जो छोटे जैसे बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ओके, रूरल एरियाज़ में जो होते कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, विलेज इंडस्ट्री हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, आपने उसी में पढ़ा होगा अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है और गवर्नमेंट चाहती है ग्रो करे इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, ज़्यादा प्रोड्यूस करे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे और ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करे जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। इट्स इन्वेस्टमेंट लिमिट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। मतलब इनकी इन्वेस्टमेंट जो पहले 1 करोड़ ही है, अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हो तो आप सिर्फ 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में ही ऑपरेट करोगे, लेकिन अभी वो रिड्यूस करके कितना कर दिया है, 5 करोड़। ओके, encouraging foreign investment, FDI. FDI is an example of liberalization, you have to remember. Foreign direct investment ये एग्जाम्पल है लिबरलाइजेशन का। ओके, एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 अप्रूव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पैसा बहुत लगता है, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी। ऐसी इंडस्ट्री, क्योंकि इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ है दे लैक समवेयर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सो दैट दे कैन स्मूथली फंक्शन स्मूथली एंड एफिशिएंटली। ओके, so the industrial policy of 1991 approved foreign direct investment to encourage investment in high priority industry requiring high investment in technology. Initially FDI was permitted up to 51% of total investment in selected areas. Later the limit was raised to 74 and then 100। मतलब आज के डेट में FDI foreign direct investment पूरा 100% से हो सकता है। The biggest example is recent example I'll say Tesla company। Okay, they are investing in Indian firms। तो इस तरीके से होता है। जो हमारी पॉलिसी है मेक इन इंडिया, वो भी यही बोलती है कि फॉरेन कंट्री शुड इन्वेस्ट या सो दैट वी कैन जनरेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मैनी चेंजेस वे मेड इन द पब्लिक सेक्टर पॉलिसी इंक्लूड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले एंडिंग अ स्टेट मोनोपोली। पहले जितने भी सेक्टर्स होते थे वो अलग अलग, हमारी इंडिया इट हैज़ अ मेनी स्टेट्स। ओके, तो अलग अलग स्टेट्स जो होते हैं वो सारे सेक्टर्स को ओन करते थे, तो वो स्टेट मोनोपोली हटा दिया गया। ओके, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब वर्किंग प्रोसीजर, जितने अच्छे से काम करते उतने, तो जो पब्लिक सेक्टर उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। रिलीजिंग मतलब निकालना, जो पैसा ब्लॉक हो गया, कैपिटल मतलब पैसा जो ब्लॉक्ड हो गया अंदर, सिक मतलब लॉस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्योंकि वो आगे चल के फंक्शन नहीं कर सकती, उसमें से कोई होप स्कोप नहीं है, तो बेटर जो वहाँ पे पैसा उसको रिलीज़ किया मतलब उसको निकाल लिया जाए। ओके, देन टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइज हो सके। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8। मतलब पहला 17 जो थे इंडस्ट्रीज़ वो पब्लिक सेक्टर के थे, अभी कितने हो गए 8। फ्रॉम 2014 देर आर ओनली 2। आज के डेट पे देर इज़ ओनली 2 इंडस्ट्री दैट इज़ ओन्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से होली, दैट इज़ रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी। बाकी सब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, प्राइवेटाइज कर दिया है। ओके, देन ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन। ओके, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल्स हैव बीन एबॉलिश। मतलब पहले अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो, आपने ओसी में पढ़ा होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, वो तो रिड्यूस्ड फॉर्म में है। जो आपको प्रोसीजर है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड। अर्लियर उससे भी ज़्यादा प्रोसीजर, जल्दी कोई जाता ही नहीं था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। ओके, तो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल्स हैव बीन एबॉलिश्ड। ऑलमोस्ट ऑल कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए जो गुड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, प्रोडक्शन करने के लिए। ओके, फिर रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स एंड अदर कॉम्पोनेंट्स वे मेड फ्रीली इम्पोर्टेबल। अभी गवर्नमेंट ये सब प्रोडक्शन के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले, प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी गुड्स है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए आपको कैपिटल गुड्स लगते हैं, आपको रॉ मटेरियल लगते हैं, आपको इंटरमीडिएट गुड्स लगते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो वो फ्रीली इम्पोर्टेबल मतलब यू कैन ईजिली इम्पोर्ट। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इसलिए प्रोडक्शन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो फ्रीली इम्पोर्टेबल है। एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स मतलब जो बहुत ही दिनों से एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। ओके, सो एक्सपोर्टर्स आर अलाउड टू रेज एक्सटर्नल क्रेडिट, मतलब फॉरेन कंट्री से वो क्रेडिट ले सकते हैं, फॉरेन करंट कंट्री के मार्केट से, टू फाइनेंस देयर ट्रेड। ओके, सेकेंड थिंग। देन थर्ड थिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर सेटअप टू प्रमोट एक्सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके इसलिए जोन क्रिएट किया है। यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो भी स्टार्ट किया, एग्रो एक्सपोर्ट जोन।
Special economic zone is related to industry and agro export zone is related to agriculture to encourage agricultural exports. आज एट प्रेजेंट सिचुएशन इफ़ यू ऑल सी फार्मर्स जो है वो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन नहीं करते, वो मॉडर्न कल्टीवेशन करते, मतलब वो उतना कल्टीवेट करते जिनका फॉरेन कंट्री में ज़्यादा डिमांड हो. ओके, तो इसके लिए एग्रो AEZ एग्रो इकोनॉमिक जोन भी इस्टेब्लिश किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर इंडस्ट्री. देन रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर. इंश्योरेंस सेक्टर वॉज अ मोनोपली, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट की थी. ओके, LIC जिसको हम बोलते हैं, इट वॉज सोलली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. The new policy passed IRDA, that is Insurance Regulatory Development Authority Act, in 1991 to introduce reforms in this sector. Reform मतलब changes. The IRDA has given license मतलब rights to many private companies, जितने भी private companies है, to enter insurance business, वो भी insurance business कर सकते हैं. This ended the monopoly of government in this sector. So you can see कि इंश्योरेंस सेक्टर विच वॉज अर्लियर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ओके, उसको भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, प्राइवेटाइज किया है. अब प्राइवेट इंडिविजुअल भी इंश्योरेंस सेक्टर चला सकते हैं. अभी रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर. अर्लियर ओनली कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर. पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के बाद अगर कोई वेलफेयर करता है तो दैट इज कोऑपरेटिव. तो बैंक सिर्फ या तो कोऑपरेटिव चलते थे या तो गवर्नमेंट. वे परमिटेड टू डू द बैंकिंग बिजनेस इन द फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑल्सो परमिटेड द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स. तो अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के टर्म्स के हिसाब से प्राइवेट बैंक भी कर सकते हैं एंड फॉरेन बैंक भी कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वर द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड व्हाट आर द व्हाट विल से ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. एक बार वापस देख लेते. ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले था ग्लोबलाइजेशन. ओके, मतलब ग्लोबलाइजेशन में लेना, इन्फ्लेशन कम करना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जो हमारा पेमेंट था वो ज़्यादा था, रिसिट कम था, उसको बैलेंस करना. इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करना. ओके, देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सफिशिएंट बिल्ड करके रखना. सारी कंट्री में रूल होता है 200 करोड़ तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना. तो अभी मतलब उस वक्त तो तुमको सिर्फ बैलेंस करना था, तो बैलेंस करना फॉरेन एक्सचेंज. देन इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लाना. इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कब होगा, जब गवर्नमेंट का खर्चा जो है ओके वो बैलेंस हो जाएगा गवर्नमेंट के रेवेन्यू जितना, तब जो हम इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ला सकते हैं और फिजिकल डेफिसिट को भी रिड्यूस कर सकते हैं. देन टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस, फॉरेन कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन जिनके साथ आप ट्रेड करने वाले हो. ओके, उसके बाद विल बी सीइंग द वी हैव सीन द फीचर्स में एक तो और एक था कि प्राइवेटाइजेशन मतलब ज़्यादा करके आप प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इम्प्रूव करो. देन फीचर्स में था डी लाइसेंसिंग, मतलब जो भी कुछ लाइसेंस लगाया था लेने के लिए मतलब इंडस्ट्री सेक्टर में वो सब रिड्यूस कर दिया है. एट प्रेजेंट ओनली 4: एरोस्पेस एंड डिफेंस, इंडस्ट्रियल, एक्सप्लोजिव, हजार्डस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एंड सिविल. मतलब जो लोगों की लाइफ से जुड़ा होता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ही सिर्फ लाइसेंस देना है. पहले जो MRTP मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी कंपनी में पैसा है तो MRTP में आते थे, अभी वो MRTP एक्ट भी हटा दिया है. उसके बाद स्मॉल सेक्टर्स को एनकरेजमेंट प्रोवाइड करें, क्यों, ताकि वो आउटपुट बढ़ाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, एक्सपोर्ट कर सके. कैसे, उनका लिमिट बढ़ा दिया. 1 करोड़ पहले इन्वेस्टमेंट था, अभी 5 करोड़ कर दिया. ओके, देन FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले 51, 70, 100. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन की कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, पैसा डाल रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रोल जो था ज़्यादा करके था तो उसको रिड्यूस करना है और प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज़ करना है, क्योंकि दे आर सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, दे कैन मोर एफिशिएंटली कंडक्ट द प्रोडक्शन एंड सर्विस सेक्टर. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सब प्राइवेटाइज कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स थे वो लॉस में जा रहे थे, तो बेटर लॉस में जाने से अच्छा आप उनको प्राइवेटाइज कर दो. इसका इल इफेक्ट आज के डेट पे बहुत है, ग्लोबलाइजेशन का भी इल इफेक्ट एंड प्राइवेटाइजेशन का भी इल इफेक्ट. ग्लोबलाइजेशन का ये कि हम ज़्यादा करके अब उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, ना कि हम हमारे कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं. हम एक तरीके से कंज्यूमर हो चुके हैं, ना कि प्रोड्यूसर. ओके, जब ऐसा होता है कंट्री में तो कंट्री उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती जितने अच्छे से करना चाहिए. हमेशा कंट्री का फोकस होना चाहिए कि कंट्री में ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे आप प्रोड्यूसर मतलब बेचो ना कि खरीदो. ओके, खरीदने वाला हमेशा नुकसान में जाता है. इसलिए तो ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन यू ऑल कैन सी, जितने भी सेक्टर्स प्राइवेटाइज्ड हो गए हैं
दे आर नॉट अफोर्डेबल बाय द नॉर्मल मीडियम मिडिल क्लास पीपल, क्योंकि प्राइजेस इतने हाइक हो चुके, ओके। तो इसका भी एक ड्रॉबैक है, इफेक्ट है। उसके बाद ट्रेड लिबरलाइजेशन, मतलब यू कैन ईजिली ट्रेड, उसके लिए जोन क्रिएट किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के लिए AEZ। इंश्योरेंस सेक्टर जो कि सोलली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, अभी IRD एक्ट के तहत इट वाज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। Banking sector, which was earlier owned by only government and cooperative, now it is owned by private individuals. So these were the features and what I'll say objectives. In the next lecture we'll be learning about a components, very important, okay, very important components। आगे में आपको मेन चैप्टर का जो कोर एलिमेंट है वो components ही है, ओके। ये आपको आगे भी यूज़ होगा, आगे भी काम आएगा इकोनॉमिक्स में। उसके 3 कंपोनेंट्स है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, विच विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट lecture. Thank you for today's lecture. If you have any doubt, you all can ask me. So thank you.